सोने की चिड़िया व्यापारियों के लिए भारत का आकर्षण। भारत हमेशा से ही दुनिया के लिए एक खास आकर्षण रहा है। प्राचीन काल से ही व्यापारी इसके तटों की ओर खींचे चले आते रहे हैं। वे मसाले, कपड़े और कीमती पत्थरों की तलाश में आते थे। 16वीं शताब्दी में यूरोपीय ताकतों ने भारत पर अपनी नजरें गड़ा दी। ब्रिटिश उन कई यूरोपीय ताकतों में से एक थे जो भारत आए। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी। इसने भारतीय राजनीति में ब्रिटिश हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त किया। दौलत की तलाश में समुद्री सफर ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हुए कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत पहुंचे। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित यह चहल पहल वाला बंदरगाह शहर उनका प्रवेश द्वार बना। हॉकिंस अपने साथ इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का मुगल बादशाह जहांगीर के नाम एक केहाहत लेकर आए थे। उनका मिशन स्पष्ट था, व्यापार की अनुमति हासिल करना। यह सफर खतरों से भरा था। खतरनाक समुद्रों को पार करना कोई आसान काम नहीं था। भारत पहुंचने पर उन्हें पुर्तगाली व्यापारियों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिनकी वहां पहले से ही मजबूत उपस्थिति थी। हालांकि हॉकिंस ने हार नहीं मानी और अंततः मुगल दरबार में पहुंच ही गए। 1615 में एक कुशल राजनयिक सर थॉमस रो भारत आए। उन्होंने बादशाह जहांगीर के साथ एक व्यापार समझौते पर सफलतापूर्वक बातचीत की। इस समझौते ने अंग्रेजों को सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी। इसने भारत में उनकी स्थायी उपस्थिति की शुरुआत को चिह्नित किया। सूरत, मुगल भारत का प्रवेश द्वार। एक चहल पहल वाला बंदरगाह शहर सूरत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला बड़ा जीआरएच बन गया। यह रणनीतिक रूप से भारत को पश्चिम से जोड़ने वाले व्यापार मार्गों पर स्थित था। पूरे मुगल साम्राज्य से सामान सूरत से होकर गुजरता था, जो इसे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बनाता था। सूरत की फैक्ट्री एक किलेबंद व्यापारिक चौकी थी। यह माल के गोदाम, कंपनी के अधिकारियों के निवास और भारतीय व्यापारियों के साथ बातचीत के केंद्र के रूप में काम करती थी। फैक्ट्री के अंदर का जीवन व्यापार और आराम का मिश्रण था। कंपनी के अधिकारी, जिन्हें फैक्टर के रूप में जाना जाता था, अपने लेन देन का बारीकी से रिकॉर्ड रखते थे। वे हिस्से सीधे एक आरामदायक जीवन शैली भी जीते थे और अक्सर स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं को अपनाते थे। सूरत की समृद्धि ने दूर दूर से व्यापारियों को आकर्षित किया। इसकी गलियां संस्कृतियों का संगम थी। इसके चहल पहल वाले बाजारों में भारतीय व्यापारी, अरब व्यापारी और यूरोपीय साहसी कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। यह शहर वस्तुओं और विचारों के इस आदान प्रदान से फलता फूलता था। ईंट से ईंट जोड़कर एक साम्राज्य का निर्माण मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, सूरत में अपनी सफलता के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गईं। 1629 में उन्होंने मद्रास की स्थापना की। 1661 में बॉम्बे पुर्तगाल से अधिग्रहित किया गया। 1690 में जॉब चार्नोक ने कलकत्ता में एक व्यापारिक चौकी स्थापित की। भाग 5, महत्वाकांक्षाओं का संघर्ष, यूरोपीय प्रतिद्वंद्वियों से प्रतिस्पर्धा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती उपस्थिति किसी से छिपी नहीं थी। पुर्तगाल, डच और फ्रांसीसी सहित अन्य यूरोपीय शक्तियों की भी उपमहाद्वीप की समृद्धि पर नजर थी। व्यापार और प्रभाव के लिए इस प्रतिस्पर्धा के कारण अक्सर संघर्ष होते रहते थे। पुर्तगाली, जो पहले भारत आ चुके थे, ने शुरुआती चुनौती पेश की। उन्होंने गोवा और भारत के अन्य हिस्सों में व्यापारिक चौकियां स्थापित कर ली थीं। हालांकि उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया, क्योंकि अंग्रेजों और अन्य यूरोपीय शक्तियों ने अपना पैर जमा लिया। डच, जो अपने नौसैनिक कौशल के लिए जाने जाते थे, दुर्जय प्रतिद्वंद्वी थे। उनका दक्षिण पूर्व एशिया में मसाला उत्पादक प्रमुख द्वीपों पर नियंत्रण था। उनके भारत में भी
व्यापारिक पद थे। हालांकि 17वीं और 18वीं शताब्दी के एंग्लो डच युद्धों ने उनकी स्थिति को कमजोर कर दिया। भारत में ब्रिटिश महत्वाकांक्षाओं के लिए सबसे गंभीर खतरा फ्रांसीसी के रूप में उभरा। उन्होंने तट के किनारे व्यापारिक कंपनियां और बस्तियां स्थापित कर ली थीं। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता यूरोप और भारत में युद्धों की एक श्रृंखला में बदल गई। भाग 6, वह लड़ाई जिसने सब कुछ बदल दिया। प्लासी का युद्ध और ब्रिटिश सत्ता का उदय। 1757 में लड़ा गया प्लासी का युद्ध भारत में ब्रिटिश हस्तक्षेप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इसने व्यापारियों से शासकों में उनके परिवर्तन की शुरुआत को चिह्नित किया। इस निर्णायक लड़ाई ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ खड़ा कर दिया। सिराजुद्दौला अंग्रेजों की बरहती ताकत और प्रभाव पर संदेह करते हुए ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम पर हमला करके कब्जा कर लिया था। आक्रामकता के इस कृत्य ने अंग्रेजों की ओर से तीव्र प्रतिक्रिया दी। मुझे पलटवार का नेतृत्व करने का काम सौंपा गया था। प्लासी में मेरी चतुराई और रणनीतिक प्रतिभा स्पष्ट थी। मैंने नवाब के रैंकों के भीतर विभाजन का फायदा उठाया, प्रमुख सेनापतियों का समर्थन हासिल किया। यह लड़ाई अपने आप में कुछ ही घंटों तक चली, हालांकि इसके परिणाम दूरगामी थे। भाग 7, विजय के बाद व्यापारियों से शासक तक। प्लासी में ब्रिटिश जीत के गंभीर परिणाम हुए। इसने मुगल अजेयता के मिथक को चकनाचूर कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय राजनीति में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। कंपनी ने अपनी शक्ति को मजबूत करने में देर नहीं की। सिराजुद्दौला की हार और मृत्यु के साथ अंग्रेजों ने उसके स्थान पर एक कठपुतली शासक बिठाया। उन्होंने बंगाल के खजाने से भारी मात्रा में धन निकाला, जिससे खुद को समृद्ध किया और अपनी सेना को मजबूत किया। बंगाल की उपजाऊ जमीनें ब्रिटिश नियंत्रण में आ गईं, जिससे उन्हें अत्यधिक राजस्व प्राप्त हुआ। प्लासी में हुई इस जीत ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। एक समय में एक साधारण व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अब अपनी सेना थी, कर वसूलती थी और एक विशाल क्षेत्र पर राजनीतिक नियंत्रण रखती थी। उनकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। भाग 8, साम्राज्य की विरासत, प्रगति और शोषण का मिला जुला रूप। 2 शताब्दियों से भी अधिक समय तक भारत में ब्रिटिश उपस्थिति ने उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनके शासन ने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के महत्वपूर्ण बदलाव लाए। एक ओर उन्होंने आधुनिक शिक्षा, प्रौद्योगिकी और प्रशासनिक प्रणालियों की शुरुआत की। दूसरी ओर उन्होंने भारत के संसाधनों का शोषण किया, स्थानीय उद्योगों को दबाया और अपने सांस्कृतिक मूल्यों को थोपा। अंग्रेजों ने एक व्यापक रेलवे नेटवर्क का निर्माण किया, टेलीग्राफ की शुरुआत की और विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की स्थापना की। इन प्रगतियों ने निस्संदेह भारत का आधुनिकीकरण किया कि वे मुख्य रूप से ब्रिटिश हितों की पूर्ति के लिए डिजाइन किए गए थे। कच्चे माल के परिवहन को सुविधाजनक बनाने और उनके नियंत्रण को मजबूत करने के लिए। भारत के संसाधनों का शोषण ब्रिटिश शासन की एक प्रमुख विशेषता थी। कच्चे माल को ब्रिटिश कारखानों में भेज दिया जाता था, संसाधित किया जाता था और फिर तैयार माल के रूप में भारत को अत्यधिक कीमतों पर वापस बेच दिया जाता था। इसने भारत के पारंपरिक उद्योगों को पंगु बना दिया और ब्रिटिश खजाने को समृद्ध किया। भाग 9, निष्कर्ष। भारत पर ब्रिटिश शासन का स्थायी प्रभाव। भारत में उनके शासन को ब्रिटिश राज के रूप में जाना जाने लगा, जो अंततः 1947 में भारत की स्वतंत्रता के साथ समाप्त हो गया। हालांकि ब्रिटिश शासन की विरासत आज भी भारत को आकार देती है। देश अपने औपनिवेशिक अतीत से उत्पन्न चुनौतियों से जूझ रहा है। आर्थिक असमानताओं से लेकर सामाजिक विभाजन तक ब्रिटिश शासन के कई नकारात्मक परिणामों के बावजूद भारत को लोकतांत्रिक संस्थानों, एक कानूनी प्रणाली
और एक साझा भाषा की विरासत भी मिली जो इसकी विविध आबादी को एकजुट करती है। भारत में ब्रिटिश भागीदारी की कहानी एक जटिल और बारीक कहानी है। आधुनिक भारत और दुनिया में उसके स्थान को समझने के लिए इस इतिहास को समझना जरूरी है।